नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। हम आपको उन मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे जिन मुद्दों पर राष्ट्रीय अखबारों में, राष्ट्रीय मीडिया में, बड़े-बड़े चैनलों में कहीं कोई आपको जगह मिलेगी नहीं। अब ये जो मुद्दे हैं, ये महत्वपूर्ण हैं या नहीं, ये आप तय करिएगा। आपके स्वविवेक पर हम छोड़ते हैं कि जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण हैं या जो राष्ट्रीय मीडिया खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी का जो मीडिया है, वो जो मुद्दे उठा रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निर्णय आपको करना है। हम आज बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे और एक बड़ी रिपोर्ट की, जो ये कहती है कि भारत का प्राकृतिक कार्बन सिंक कमज़ोर हो रहा है। इसी साधारण शब्दों में अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें, तो भारत का जो जंगल है, वह अपनी अ, क्षमता के आधार पर, मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है, एक छोटा उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जितनी हमारी भोजन करने की क्षमता है, हम उस क्षमता के अनुरूप या कहें कि उस आधार पर हम भोजन कर नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जो जंगल है भारत का, वह उस आधार पर जितनी की उसकी क्षमता है, कार्बन सिंक नहीं कर पा रहा है एरिया के हिसाब से। इस पर और अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो अलग अलग और स्पेसिफिक चीज़ें निकल कर आएंगी। उस मुद्दे पर हम फिर कभी बात करेंगे। बात करते हैं फिलहाल कि प्राकृतिक जो कार्बन सिंक है, वह भारत के जंगलों का कमज़ोर पड़ रहा है। हालिया अध्ययनों और रिपोर्ट ये संकेत कर रहे हैं, बताते हैं कि भारत के जंगल और पेड़ों द्वारा जो अवशोषित किए जाने वाले कार्बन सिंक है, और जो उसको अवशोषित करने की क्षमता है, वो लगातार कम हो रही है। जंगल कार्बन को सिंक करने की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जबकि एफएओ की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसर्च असिस्टेंट यानी गैफ्रा 2025 के अनुसार भारत अभी भी वैश्विक स्तर पर एक बड़ा कार्बन सिंक है। यानी यहाँ पर ऐसे जंगल है जो कि कार्बन को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं, लेते हैं। लगभग 150 मिलियन टन CO2 प्रति वर्ष भारत के जंगलों द्वारा सिंक किया जाता है। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है, जो हालिया रिपोर्ट है, वो बताती है कि इसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। इसके अनेक एंगल में गिरावट आ रही है और पारिस्थितिक तंत्र दबाव पर इस क्षमता को कमज़ोर करने का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नीतिगत मजबूती, वन स्वास्थ्य पर ध्यान देना और स्थानीय और केंद्र सरकारों के समन्वय के बिना इसे संभाला नहीं जा सकता। हालांकि जनशोध इस प्रश्न को हमेशा अपने अलग अलग एपिसोड में उठाते रहा है कि वास्तव रूप में ना ही केंद्र सरकार, ना ही किसी प्रदेश की राज्य सरकारें बहुत गंभीरता से इस विषय को ले रही हैं। एफएओ जैफ्रा 2025 ने दिखाया है कि वैश्विक स्तर पर जंगलों ने 2021 और 2025 में महत्वपूर्ण CO2 अवशोषण किया और भारत का योगदान भी बड़ा रहा। करीब 150 मिलियन टन वार्षिक अवशोषण भारत के जंगलों ने किया। परंतु इन हालिया रिसर्च में और शोध में जो आया है, उसके विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि केवल क्षेत्रफल बढ़ने से काम नहीं बढ़ेगा। यानी जंगल अगर बड़ा हो रहा है या उसका क्षेत्र बढ़ रहा है, तो केवल उससे काम नहीं चलेगा। जो हम पहले बात कर रहे थे, जंगलों के गुणात्मकता को भी देखना पड़ेगा। वहाँ मृत्यु दर तो नहीं हो रही, अधिक वृक्ष तो नहीं मर रहे,
भूमि उपयोग का परिवर्तन बदलना पड़ेगा और भूमि की जो डिग्रेडेशन है यानी अधोगति जैसी समस्या कार्बन सिंक के लिए को कम अवशोषित करना या उसे कमज़ोर कर रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययन यह भी इंगित कर रहे हैं कि बढ़ते तापमान और सूखे से वनस्पति की फोटोसिंथेटिक क्षमता पर असर पड़ रहा है, यानी पेड़ जितने कार्बन नहीं खाते, जितना वे नहीं कर पा रहे हैं, उसका असर पड़ रहा है। उदाहरण के रूप में आईआईटी खड़गपुर और जो उनके साझेदार हैं, उनके हालिया शोध में कुछ मौजूदा वन क्षेत्रों में फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पर गिरावट देखी गई, जो लंबे समय से बायोमास और कार्बन अवशोषण क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर तुरंत काम करने की आवश्यकता है, मगर सरकार इस पर कितनी गंभीर है ये आप सब देख ही रहे हैं। कमजा इन सारे जो ये कार्बन क्षमता कम हुई, इनके प्रमुख कारण क्या है, उस पर बहुत बारीकी से हम रिसर्च करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जलशोध का भी इसमें बड़ा एक अनुभव रहा है। तो सबसे बड़ी तो वन की गुणवत्ता में कमी आई है। एक ही तरीके की प्रजाति का रोपण कर दिया गया है, या वहाँ पर जो जंगल है वो तो घने हो गए हैं, मगर उनकी जो कार्बन धारण क्षमता है वो कम है या कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पर जैव विविधता की कमी है। जैसे पहले जो नेचुरल जंगल थे उसमें अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ पाई जाती थी, वो इन जंगलों में नहीं है। एक ही तरीके के वृक्षों का प्लांटेशन कर दिया गया है जिनकी कार्बन क्षमता ग्रहण करने की कम है, जिसकी वजह से भी ये नतीजे सामने आ रहे हैं। दूसरा, जलवायु परिवर्तन, तापमान और सूखा की भी स्थिति है। उच्च तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न ने पौधों की शारीरिक क्षमता और क्रिया वृद्धि सारी चीज़ों को प्रभावित किया है। यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनमें कार्बन धारण क्षमता कम हुई है। इसके अलावा भूमि उपयोग का जो पैटर्न है वो भी परिवर्तित हुआ है। कृषि निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के दबाव के कारण वन भंग या छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए हैं। स्थानीय जो निगरानी है, जो लोकल मॉनिटरिंग है, वो सिस्टम को हमने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है। हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और अलग अलग इक्विपमेंट के माध्यम से सरकार ने जो स्थानीय लोग हैं उनका वन से लगाव और उस पर प्रभावी मॉनिटरिंग रखने की दोनों की प्रक्रिया को लगभग ख़त्म कर दिया गया है, और अब वहाँ के स्थानीय लोगों की उस वन को बचाने में कोई अभिरुचि नहीं रह गई है, जिसका भी खामियाजा इस रूप में सामने आ रहा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो नीतिगत क्या इसमें दिक्कत है और क्या इसमें किया जा सकता है, अगर इस पर बात करें तो जो रिपोर्ट कहती है वह कि जबकि भारत की पेड़ लगाने की पहले और पारंपरिक जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं वो लाभकारी रहे हैं, मगर नीतिगत फोकस जो था वो कहीं ना कहीं सरकार उससे भटक गई है, जिसके फलस्वरूप ये परिणाम आए हैं। तो क्या वो पॉलिसियाँ थीं जिस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया? तो सबसे बड़ा उसमें मुद्दा निकल के आ रहा है कितने पेड़ लगाएं, किस प्रजाति के पेड़ लगाएं और किस स्थान पर लगाएं, किस पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार पेड़ लगाएं। इन सारे मुद्दों पर रिसर्च नहीं की गई और एक भेड़ चाल की तरीके से प्लांटेशन कर दिया गया, जिसके सक्सेस रेशियो भी बहुत कम रहे। और इसके अलावा जो सक्सेस हुए तो वो एक तरीके के प्लांटेशन सक्सेस हुए, जिससे बायोडाइवर्सिटी डेवलप नहीं हो पाई और नतीजा कार्बन सिंक को अवशोषित करने की क्षमता हमारे जंगलों की कम हो गई है। दूसरी रिपोर्ट कहती है कि देश में ऊर्जा क्षेत्र की उत्सर्जन वृद्धि
भी धीमी हुई है। मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो भी कम हुआ है। 2025 में पावर सेक्टर CO2 में कमी के संकेत देते हैं, यानी वहाँ पे CO2 भी कम प्रोड्यूस हुआ है। ये एक अच्छी बात है। और समेकित जो नीतियाँ हैं अ, वो उसका कारण ये रिजल्ट निकल के आया है। मगर इसके बाद भी अगर हमने इसे समायोजित नहीं किया, सही तरीके से इसे एड्रेस नहीं किया और आगे नहीं बढ़ाया, तो हम इस उपलब्धि को भी बहुत जल्दी ही खोने वाले हैं। अब स्थानीय और ज़मीनी स्तर पर इसका क्या प्रभाव है? अगर आप इसे विस्तार से और गंभीरता से देखेंगे तो आपके आसपास ही ये दिखाई देने लगेगा। वनों की गिरती सेहत का सीधा असर वहाँ की जो जल स्तर है, मिट्टी की नमी है, नदियों की जल धारण क्षमता है और भूचरण पर भी पड़ रहा है, यानी जमीन के कटाव पर भी पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो अधिक जल कटाव हो रहा है। जंगल में जो जल है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, नदियों में जल्दी जल सूख जाता है। ये सारे कारण यही इशारा कर रहे हैं कि हम कहीं न कहीं उस सेक्टर में कमज़ोर पड़ रहे हैं। हमारे भारत के वन जो हैं वो कार्बन सिंक करने की क्षमता धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अगर ये इसी तरीके से चलते रहा तो धीरे-धीरे इससे और भी अनेक तरीके की समस्याएं पैदा होने वाली हैं। जहां हम आज सूखे की बात करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम वन क्षेत्र में भी सूखे का एक प्रकार से नज़ारा करने लगें और अचानक से बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा सूखे के यानी वन के सूखे के भेंट चढ़ सकता है। यह एक रेड इंडिकेशन है जिस पर अभी काम करने की आवश्यकता है। हालांकि हम फिर कहेंगे कि सरकार इसमें गंभीर नहीं है। अब इसको अगर सरकार एग्री होती है तो एक्चुअल करना क्या चाहिए, तो सरकार को बहुत अच्छे से मालूम है, उसके पास में टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। तो सबसे पहला तो उसमें जो है वनों की गुणवत्ता को बढ़ाने का एक कारण करना होगा। आपको उसके लिए कार्य करना होगा। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो उसके आधार पर वृक्षारोपण करने पड़ेंगे, उसके आधार पर प्लांटेशन करने पड़ेंगे और जो हमारी स्पीसीज़ हैं, जो प्रजातियां हैं, उसमें डाइवर्सिटी के साथ प्लांटेशन करना पड़ेगा, जिससे हमारा जंगल विविधतापूर्ण रहेगा, जैव विविधता उसमें मिलेगी। फिर दूसरा, जो हमने सालों से एक लोगों को जो वन के कानून है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है या 2006 का जो एक्ट है, उस सबसे डराकर जो हमने उसे जंगल से बाहर कर दिया है, वो हमें उसे कहीं ना कहीं जंगल में पुनः लाना पड़ेगा। उसकी निगरानी में वन प्रबंधन की सारी जो क्रियाएं हैं उसको लाना होगा, तब कहीं हम उस वन को बचा पाएंगे। क्योंकि बिना स्थानीय लोगों के सहयोग के हम उस जंगल को बचा नहीं सकते। दूसरा है वाटर शेड केंद्रित रेस्टोरेशन। जो धारण क्षमता है वो इकोसिस्टम हाइड्रोलॉजिकल उपाय है, जैसे कि पेड़, पौंड, छोटे बांध, मिट्टी धारण के कार्य, वाटरशेड के बहुत से काम जो होते हैं उन सबको इससे जोड़कर करना होगा। पहले कहते थे कि हम जंगल लोगों को पानी देते हैं। आप बहुत छोटा सा थ्योरम जानते ही होंगे। जो जंगल के भी जो वृक्ष होते हैं वो जो जल को है वो संचित कर लेते हैं, जब समय आता है तो उसे छोड़ते हैं, जो कि नीचे पहुंचता है और लोगों के काम आता है। बहुत सा छोटा सा थ्योरम है, आप शायद जानते होंगे। मगर अब इसमें कमी आ रही है और अब खुद जंगलों में ही जो वाटरशेड के काम है, जल संरक्षण, खुद जंगलों में ही इसके काम करने की अब आवश्यकता हम पर हम इस दौर पर आ चुके हैं। विश्व ही नहीं, भारत में भी जहाँ आप हम रहते हैं। अब इसमें एक और
एंगल हम जोड़ सकते हैं, जो कि अभी जुड़ भी रहा है, साइंटिफिक एंगल। हालांकि वो कितना उपयोगी है अभी हम कह नहीं सकते, भविष्य में कितना कारगर होगा ये समय बताएगा। मगर जो जनशोध की सोच है, यह कम्युनिटी मॉनिटरिंग और जो हमारा मैदानी अमला है वन विभाग का, उसके संयुक्त प्रयास से ही इसको बचाया जा सकता है। इसके अलावा कोई तकनीक इसे बहुत ज़्यादा कारगर रूप से सहयोग नहीं कर पाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत के जंगल अभी भी बड़े पैमाने में कार्बन सिंक कर रहे हैं। जेफरा 2025 के आंकड़े इस उपलब्धि को दिखाने पर जोर दे रहे हैं। गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन और स्थानीय भूमि दबाव ऐसा संकेत दे रहे हैं कि क्षमता अब कमजोर पड़ रही है। नीति केवल वृक्षारोपण का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि नीति में वह भी शामिल होना चाहिए कि किस प्रजाति का वृक्षारोपण किया जाए, बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रखा जाए, कहाँ वृक्षारोपण करना है, उसकी भूमि की गुणवत्ता क्या है, वह किस क्षेत्र स्पेसिफिक एरिया में आता है, उस सब को ध्यान करके हमें प्लांटेशन पर ध्यान देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कम्युनिटी आधारित मॉनिटरिंग को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप ध्यान रखिए, आने वाला भविष्य बहुत विकट होने वाला है। आप इस पूरे विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें बताने का कष्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और आप और किन विषयों पर एपिसोड चाहते हैं हमें लिखिए, हम उस पर भी बनाने का प्रयास करेंगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसो।